नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को भवानीखेड़ा हलके के गांव बरसी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और 20 अगस्त को हिसार में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सरकार विफल रही है। सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में रिकॉर्ड बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए कहा कि हरियाणा में तेजी से बढ़ रही नशाखोरी और अपराध का मूल कारण बेरोजगारी है, क्योंकि रोजगार न होने से या तो लोग नशे की लत में पड़ जाते हैं या फिर अपराध के दलदल में घिर जाएंगे। आज प्रदेश में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा है। खुद केंद्र सरकार ने संसद में अनेक सवाल के जवाब में कहा कि हुड्डा सरकार के मुकाबले मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने काला धन लाकर हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए देने और हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था। इस हिसाब से 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, यानी कि हर परिवार को कम से कम 1 रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन आज अकेले हरियाणा में ही 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। पक्की नौकरियों को कौशल निगम के माध्यम से कच्ची नौकरियों में बदला जा रहा है या पद खत्म किए जा रहे हैं। पेपर लीक, पेपर रद्द, दूसरे प्रदेशों के लोगों की नियुक्तियां, भर्ती घोटाले, खेल खिलाड़ियों को हतोत्साहित करना, गिरना निवेश और इसी प्रकार से बढ़ता अपराध, नशा और पलायन में आज के हरियाणा की हकीकत यही है। 2014 तक प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और विकास में नंबर 1 रहे हरियाणा को बीजेपी जेजेपी ने बेरोजगारी, अपराध, महंगाई, नशे और विनाश में नंबर 1 बना दिया है। लोगों का बहुत साथ और समर्थन मिल रहा है और मैं समझता हूँ हिसार 20 अगस्त को होने वाला विपक्ष आपके समक्ष ऐतिहासिक होगा। जिस तरीके से भिवानी में ऐतिहासिक हुआ था, हिसार में भी 20 अगस्त को ऐतिहासिक विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होगा। और चूंकि अब चुनावी वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो अभी तक तो हम विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों के मुद्दे उठाने का काम कर रहे थे। अब 4-5 महीने 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। अब हम ये विपक्ष आपके समझ नहीं रहेगा। अब ये हम विकल्प आपके समक्ष लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के जन समर्थन से एक विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को लोग देख रहे हैं। और ये विपक्ष आपके समक्ष नहीं, अब ये विकल्प आपके समक्ष हिसार में मैं इस कार्यक्रम को नाम दूंगा। सरकार है बीजेपी की, उसकी प्रणाली को लेकर देखिए बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन जो भी फिलहाल के जो मुद्दे हैं, जो विधानसभा में भी हमारे सारे विधायक उठाने का काम करेंगे। प्रमुखतः विधानसभा में चाहे वो सीईटी की बात हो, हमारी मांग है कि सीईटी वालों को मौका मिलना चाहिए क्वालिफाइंग को। 4 गुना की शर्त का कोई मायने नहीं है, उसकी संख्या बढ़ाई जाए, ये हमारी मांग है, विधानसभा में उठाएंगे। इसी रूप से बाढ़ में जो मुआवजा मिलना चाहिए और बिना बाढ़ के भी जो फसल खराबे का मुआवजा बीमा कंपनी द्वारा मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा। सिरसा के अंदर नारायणखेड़ा का आंदोलन ये दिखाता है। और बीमा कंपनियां किसानों के सर पे बहुत मुनाफा कमा रही है। तो हम ये बाढ़ से संबंधित जो किसानों को भी और जहाँ आवासीय क्षेत्र में नुकसान हुआ वहां भी जो मुआवजा है उसकी बात हम उठाएंगे। बाढ़ से संबंधित एक और बात यह है कि जहां मिट्टी आ गई खेतों में, वो उसको उठाने के लिए सरकार वहां से मुनाफा कमाने की बात कर रही है। उनकी फसल खराब हो जाए तो उसकी सरकार को चिंता नहीं है, लेकिन मुनाफे कमाने की चिंता है, दुख की बात। और इसके बाद इसके साथ आखिरी जो मुद्दा, हम ये जो हिंसा हुई में सरकार की विफलता थी, ये मुद्दा भी उठाने का काम करेंगे। ये कुछ ऐसे मुद्दे जो विधानसभा में उठाएंगे। अखंड भारत माता परिसर में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर बीपी यादव ने अशोका ट्री लगाकर पौधारोपण अभियान का श्री गणेश किया। इस कार्यक्रम में भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन एवं श्री कुसुमेश्वर महादेव मंदिर के महंत आचार्य माईजी महाराज का सानिध्य रहा। अभियान के तहत लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील भी की गई। इस मौके पर शिक्षा बोर्ड के संयुक्त सचिव डॉक्टर पवन शर्मा, गांव देवसर के सरपंच संजय देवसरिया, सीबीएलयू से डॉक्टर रवि, सभ्य समाज हरियाणा के प्रधान धर्मेंद्र अंगीरा और फ्रांस से आई महिला साधु कामाख्या गिरिजी महाराज विशेष रूप से मौजूद रहे। संयुक्त सचिव डॉक्टर पवन शर्मा ने भी दूसरा पौधा
लगाया। इससे पूर्व चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने तिरंगा फहराया और स्काउट्स के कैडेट्स ने सलामी दी। इस अवसर पर चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि अगर हमें स्वतंत्रता के साथ अपने देश को मजबूत और अखंड बनाना है तो हमें अनुशासन में रहकर कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम स्वयं ऊपर उठकर सेवा की भावना रखें। उन्होंने स्काउट्स के बच्चों से कहा कि वे सेवा पथ से जुड़े हैं, उनको चाहिए कि वे गलत संगत में न पड़े और दिल लगाकर पढ़ाई कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। उन्होंने बच्चों से मोबाइल से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मोबाइल की बजाय हमें किताबों से रिश्ता जोड़ना चाहिए। डॉक्टर यादव ने आचार्य माईजी महाराज के द्वारा चलाए गए पौधारोपण अभियान को दूसरों के लिए प्रेरणा बताया। माईजी महाराज ने भारत माता मंदिर के अंदर ये पौधारोपण का कार्यक्रम रखा। इसके अंदर हमने बच्चों ने, स्काउट्स एंड गाइड्स वालों ने पार्टिसिपेट किया और ध्वजारोहण किया गया। इससे जब पौधारोपण होता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत पुनीत कार्य है और हमें पौधारोपण की तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इस प्रदेश में और काफ़ी करोड़ों प्लांट्स हमें लगाने चाहिए। भारत सरकार भी और वन विभाग भी इसके ऊपर अलग अलग गोष्ठियाँ और चर्चाएँ कर रहे हैं और साथ में इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है जो माईजी महाराज के सानिध्य में आज हुआ और मुझे भी इसके अंदर शिरकत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे ये कि पौधा लगाना आसान है, एक इवेंट समझकर हम इसे छोड़ नहीं देंगे। हम इसके एक प्रोसेस बनाएंगे कि उसका लालन पालन का भी जो है ध्यान हम बाद में रखें। इसके लिए वैसे तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अभी माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी गुर्जर जी ने एक मीटिंग बुलाई थी और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी इसके अंदर प्रत्येक जो सब्जेक्ट के अंदर 2 नंबर का इंटरनल असेसमेंट रखा है और साथ ही हम एक ऐप तैयार कर रहे हैं जिससे एक बच्चा जब वो 9वीं कक्षा में आएगा तब वो पौधा लगाएगा और उसकी हर साल उसको उसकी फ़ोटो अपलोड करनी होगी और जब वो 12वीं में जाएगा तो प्रत्येक विषय में उसको 2 नंबर यानी कुल मिला के 10 नंबर उसको इंटरनल असेसमेंट के अंदर मिलेंगे। साथ में हम उसको एक सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे कि वो पर्यावरण की और एक संवेदनशीलता जो भी विद्यार्थी दर्शाता है जिसका पौधा बड़ा हो जाएगा और उसके साथ जियो टैगिंग भी होगी उस ऐप के अंदर, यानी उसी पौधे को वो टैग करेगा और उसी पौधे की ग्रोथ को वो मॉनिटर करेगा। तो इस तरह का कार्यक्रम हरियाणा सरकार ने किया हुआ है जिसके अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा भाग की शिक्षा जो है बोर्ड की भी इसके अंदर सहभागिता है और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो सरकार ने शुरू किया। आज माईजी महाराज के मार्गदर्शन में माननीय अध्यक्ष महोदय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने और हम सभी ने मिलकर पौधारोपण किया है। पौधारोपण अपने आप में एक उत्सव है जो कि प्रकृति के प्रति हमारा योगदान और हमारा कर्तव्य है। और मेरा तो यही विचार है, मैं वैसे भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से रहा हूँ मैं और बच्चों को एक यही संदेश हमेशा देता रहा हूँ कि पर्यावरण के मामले में हम जितने ज़्यादा सचेत रहेंगे उतना ही पर्यावरण भी हमें लाइफ सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम आएगा, यानी हमारा सहयोग करेगा। और जैसा कि हम आसपास देखते हैं पर्यावरण जिस प्रकार से डिस्टर्ब हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, वहाँ यह ज़रूरी हो जाता है कि हम जहाँ कहीं भी पॉसिबिलिटी हो पौधारोपण करें और उनकी देखभाल करें और उनको पूरी तरह से। माननीय शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन श्री वेद प्रकाश जी, उनके द्वारा उनसे हमने आग्रह किया और कि हम यहाँ पर वृक्ष लगाना चाहते हैं क्योंकि वृक्षों में बहुत रुचि रहती है ऐसे परोपकारी कार्य में। और हमारे शर्मा जी जो शिक्षा बोर्ड के सचिव रह चुके हैं, इनके द्वारा जो है आज यहाँ वृक्षारोपण किया गया है। इसमें स्काउट गाइड के जो चंद्रशेखर स्काउट गाइड जो है कि बच्चों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। सुबह से इन बच्चों को लगा हुआ है तो इन बच्चों को मैं बहुत साथ दुआ देता हूँ। वृक्ष हमारे लिए जितना हमारे लिए भोजन जरूरी है उतना वृक्ष भी हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे और आरोग्य नहीं रहेंगे। आरोग्य बनने के लिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए। हमने देखा कि भिवानी के अंदर में जर्नलिस्ट क्लब के द्वारा प्रत्येक वर्ष में जहाँ संस्थाएं होती हैं वहाँ पर वृक्ष पौधारोपण किया जाता है और उनको भी मैंने आग्रह किया। आग्रह जो है जब भी पेड़ लगाए जाएंगे तो जर्नलिस्ट क्लब के द्वारा भी जो है आम वगैरह बरगद वगैरह जो है ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जिससे हमारा प्रदूषण भी दूर हो और स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया हो और समाज के लिए भी एक चेतना प्रकट हो।
और मैं आज यहाँ भारत माता मंदिर निर्माण स्थल से आह्वान करना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर जन्मदिन हो या कोई भी शुभ कार्य हो तो आप अपने बच्चों के द्वारा, अपने खुद के द्वारा और अपने इष्ट मित्रों के द्वारा चाहे कहीं भी जाके 5 पेड़ जरूर लगाएं। वो पेड़ जो है जैसे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बच्चे की तरह जो है पेड़ की सेवा होती है, जैसे बच्चा बढ़कर बड़ा होकर और अपने खुद के लिए कीर्तिमान बनता है, और पेड़ जो है परोपकारम परिपुण्याम, परोपकार की एक भावना के लिए देवसर की पांव धरा पर अखंड भारत माता मंदिर में जो पौधारोपण किया गया है, इसमें मुख्य अतिथि हमारे शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और हमारे शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी साहब पहुंचे हैं। ग्राम पंचायत देवसर इनका तहे दिल से स्वागत करती है, धन्यवाद करती है। जय हिंद, जय भारत। हरियाणवी उल्लास व हरियाणवी संस्कृति के प्रतीक तीज के त्योहार को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणवी लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं इस अवसर पर परंपरागत हरियाणवी पकवान बनाकर स्टॉल्स भी लगाई गई और वृक्षों पर लगाए गए झूलों का भी छात्राओं ने आनंद लिया। आपको बता दें कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में तीज के मौके पर हरियाली संस्कृति से ओतप्रोत गीत, संगीत, रागनी और त्योहारिक कथाएं गाकर त्योहार के उल्लास को बढ़ाने का कार्य किया। इस मौके पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव रितु सिंह ने बताया कि सावन के माह में हरियाणा का पारंपरिक त्योहार तीज धूमधाम से मनाया जाता है। आज इस त्योहार को विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों, अध्यापकों व सामाजिक परिवेश में चारों तरफ फैली हरियाली के बाद माहौल तीज के मौके पर उल्लासपूर्ण हुआ है। आज हरियाणा कला परिषद से जुड़े कलाकारों ने हरियाणवी विधाओं से जुड़ी प्रस्तुतियां भी मंच के माध्यम से दी हैं। वहीं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी छात्रा सीमा व पायल ने बताया कि आज उन्होंने हरियाली के तीज के मौके पर विश्वविद्यालय प्रांगण में पुष्प लताओं वाले झूले डालकर सावन के इस तीज त्योहार को मनाया है। मेरा नाम सीमा है। मैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की एक छात्रा हूँ। आज हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में तीज उत्सव मनाया गया है और यहाँ पे हमने खूब इंजॉयमेंट किया है। यहाँ पे झूले डले हैं और हमने प्रोग्राम कंपटीशन चल रहे हैं। यहाँ पे सिंगिंग, डांस, एक्स्ट्रा कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिले और साथ साथ हमें आज जो पुराने ज़माने की जो हमारे पकवान होते थे वो सब भी खाने को मिले। ऐसा प्रोग्राम तो मेरे को आज ही देखने को मिला है। और मेरा नाम कामना है। यहाँ पे तीज फेस्टिवल का वो चल रहा है महोत्सव और यहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग कंपटीशन हो रहा है और बहुत सारे पकवान यहाँ पे बने हुए हैं जो हमारे हरियाणवी कल्चर को दिखाते हैं और सब ने हरियाणवी ड्रेस पहनी हुई है जो बहुत अच्छी लग रही है सबके ऊपर और झूले वगैरह डले हुए हैं। हमने झूला झूला है तो हमें बहुत मजा आया और हमने बहुत इंजॉय किया है। धन्यवाद। आज चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह हर वर्ष मनाया जाता है तीज महोत्सव और जिसमें कि तीज के मौसम में, सावन के मौसम में तीज के त्यौहार पे जो पकवान बनते हैं, आज के प्रोग्राम की ये विशेषता है कि ये पकवान बनाए जा रहे हैं स्पेशल। गुलगुले और पूड़े वगैरह आप देखेंगे, स्टॉल लगेगी तो मेहंदी जो है रचाई जा रही है। मेहंदी प्रतियोगिता भी रखी है, रंगोली प्रतियोगिता भी रखी है और इसके अलावा झूले भी डाले गए हैं। जो चाहे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ हैं, सभी झूले झूलेंगे। तीज का त्यौहार तो जैसे पहले होता था कि तीज के आने की आहट से ही जो है ये हमारी जो है सभी इंद्रियां, जैसे कहते हैं कि ना नॉस्ट्रिल्स में हमारे खुशबू आ जाती थी कि अभी सुहाली बनेगी या गुलगुले बनेंगे और झूलों का इंतजार हो जाता था। तो जो जो इस त्योहार की विशेषताएं हैं आज अब सभी आपको देखने को मिलेगी। आज के टाइम जो है, आज तो फास्ट युग है, 2 मिनट मैगी वाला युग है कि सबको, बच्चों को फास्ट चाहिए सब कुछ। लेकिन पहले जो है त्योहार का इंतजार हो जाता था। जैसे मैंने कहा, चाहे होली हो, दिवाली हो, तीज त्योहार कोई भी हो, सबका इंतजार जो है बच्चों को पहले ही हो जाता था, क्योंकि एक तो जो पकवान थे वो विशेषकर त्योहारों पे ही बनाए जाते थे और जो सब मिलजुल कर जो सामुदायिक भावना होती थी। जैसे मुझे याद है बचपन में आस पड़ोस की सभी औरतें इकट्ठी होकर और बच्चे उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे।
सेवइयाँ बनाई जाती थी और गुलगुले, सुहाड़ी, ये जो पूड़े वगैरह सब कुछ जो है इकट्ठा मिलके बनाते थे। एक तरह से कम्युनिटी किचन हो जाता था। बच्चे जो हैं, बच्चों में भी त्योहार का माहौल हो जाता था। फिर झूले झूले जाते थे, मेहंदी रचाई जाती थी और सब ये सब चलता था तो गीत साथ में गाती थी लेडीज़। और यही कारण है कि मेरी जो पीढ़ी के हैं, हम लोगों को तो गीत जो है समझ में भी आते हैं और आते भी हैं गाने। लेकिन आज की पीढ़ी से आप पूछोगे तो उन्हें ना तो गीत आते हैं, ना ही उन्हें ये पता है। हम लोग ये सोचते थे कि जैसे मेरी मदर पूड़े बनाती थी तो मुझे लगता था कि मम्मी तो इतना बनाती थी, पूरा दिन लग जाता था, ऐसे कैसे होता था? तो अब समझ में आता है कि मैं तो बनाती हूँ तो हम तो 4 लोग होते हैं, 4 लोगों के बनाने होते हैं। वो एक परिवार भी संयुक्त होता था और फिर मोहल्ला भी वो है अपने परिवार की तरह ही होता था। तो उस वैसी रौनक तो ख़ैर अब नहीं देखने को मिलती, लेकिन जैसे कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो, वो इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज हमारी यूनिवर्सिटी में उसी तरह का माहौल है, आप देखेंगे तो। जिले के गांव तिगड़ाना में विवाहिता की हत्या करने वाले आरोपी छोटू को पुलिस ने दबोच लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी छोटू से घटना में प्रयोग किया गया एक नुकीला हथियार भी बरामद कर लिया है। अभी मामले में आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगामी तफ्तीश जारी है। आपको बता दें कि कल यानी कि वीरवार को जिला के गांव तिगड़ाना में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। घटनाक्रम में एक महिला की हत्या कर दी गई। हत्या आरोपी उसी गांव का रहने वाला था और मृतका के घर के नजदीक ही रहता था। इस मामले में पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज पेश अदालत किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि हत्या आरोपी छोटू का मृतका के परिवार में आना जाना था, जिस पर परिवार वालों ने ऐतराज जताते हुए उसे घर में आने से मना किया था। इसी मामूली कहासुनी के चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि हत्या आरोपी से एक नुकीला हथियार भी बरामद किया है। आगामी तफ्तीश जारी है। देखिए, कल तिगड़ाना गांव के अंदर एक महिला की काफ़ी हिंसाजनक जो है एक मृत्यु उसकी कर दी गई थी। तो उस संबंध में तुरंत हमारी पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची थी। मैं स्वयं भी मौके पर जाके मौका मुआयना किया था। हमारी सीन ऑफ क्राइम ने भी सारे वहाँ से साक्ष्य थे उसको इकट्ठे किए थे और पूछताछ शुरू कर दी थी। तो प्रारंभिक पूछताछ के अंदर यह निकल के आया था कि एक प्रेम प्रसंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है एवं एक आरोपी को वहाँ से भागते हुए देखा गया था, जिसकी पुष्टि दीपक उर्फ छोटू पुत्र युद्धवीर, क्योंकि उसी गांव का निवासी था, उसके रूप में हुई थी। हमारी टीमों ने तुरंत दबिश शुरू कर दी थी और गुप्तचर की सूचना के आधार पर कल शाम को ही आरोपी दीपक को तिगड़ाना के समीप जो है गुजरानी मोड़ से हमने इसको गिरफ्तार किया है और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान जो हत्या में प्रयोग किया गया वेपन है उसको भी बरामद कर लिया गया है एवं जो हत्या के समय जो आरोपी के द्वारा पहने हुए कपड़े थे जो कि खून से सने हुए थे, उनको भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। मृतका का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और इसके अंदर इस आरोपी के अलावा अन्यों की कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है सामने। और यह इसका जो मोटिव था, ये बेसिकली इस महिला के साथ प्रेम प्रसंग में था और इसको ये अंदेशा हुआ कि कहीं न कहीं इसके साथ धोखाधड़ी हुई है और जिस कारण से इसने ईर्ष्या के भाव में और द्वेष में इसने ये अपराध किया है। देखिए, जब यह वारदात को अंजाम दिया है तो महिला घर में अकेली थी और यह घर में एंटर करके इसने तुरंत इसके महिला के ऊपर जो इनका कुछ बातचीत हुई है, कुछ इनका आपस में कहासुनी हुई है, उसके बाद इमीडिएटली ये इस मंशा से ही आया था कि इसने इसको मारना है। अपराधी ने पास में ही किसी एक दुकान से ये जो औजार था, ये कारपेंटर्स यूज़ करते हैं, इस तरह का औजार जो है बस अपने घर में कुछ काम करने के बहाने से ये लेके आया था और इस औजार के साथ ही वो वहाँ अपने क्राइम स्पॉट पे गया था और उसने इस हत्या को अंजाम देके वहाँ से भाग निकला। इसमें ये कोई किसी के साथ शक था इसको भी दूसरे आदमी से या दूसरे आदमी हाँ, से? ये इसको शक था कि यह किसी और व्यक्ति के साथ जो है इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है और इसी बात की इनकी रंजिश थी। दुष्कर्म जैसी वारदात? नहीं, दुष्कर्म का इसमें कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। केवल इसमें डायरेक्टली इनकी लड़ाई के बाद इनकी हत्या। देखिए, ये झगड़ा इनके वही गांव की जो सूचना थी जिससे हमारे को लीड हासिल हुई है कि इनके झगड़े पहले भी हुए हैं। कहीं पिछले 8-10 दिन से इनके बीच में ये झगड़ा चल रहा था, छोटा मोटा, जो कि इस वारदात में तब्दील हुआ। जननायक जनता पार्टी युवा प्रदेश प्रभारी सुनील राणा
और युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान शुक्रवार को भिवानी पहुंचे और रोहतक गेट क्षेत्र स्थित देवीलाल सदन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहीं आगामी चुनाव को लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश प्रभारी सुनील राणा व युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान रोहतक गेट स्थित देवीलाल सदन में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में भिवानी के जिला अध्यक्ष जोगेंद्र बागनवाला, युवा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र राठी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी ने मौजूद आम नागरिकों से अपील की है कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बहुत ही थोड़ा समय बच गया है। इस अवसर पर जेजेपी के युवा प्रदेश प्रभारी सुनील राणा व युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करें और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। हम जिला भिवानी की युवा की जिला स्तरीय मीटिंग लेने आए संगठन के लिए। इसमें आज एक बूथ एक योद्धा कैसे मजबूती के साथ हम बनाए, उसके लिए पूरी युवा जिला कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें बहुत से युवा साथियों ने कहा कि वो आने वाले समय में बूथ मजबूत करने का काम करें। क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यहाँ 890 के करीब बूथ है। हर बूथ पर एक बूथ एजेंट बनाने का काम करेंगे, जो मजबूती के साथ विधानसभा और लोकसभा 2024 में पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। पार्टी को हरियाणा में दीवार स्तर तक, गांव स्तर तक कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, उसके लिए आज हमने युवा जसपा की भिवानी की जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया है। मैं सभी भाई सुरेंद्र राठी जी को और इनके समस्त हल्काध्यक्ष साथियों को बधाई भी देना चाहूँगा। एक छोटे से नोटिस पे इन्होंने एक प्योर युवा की मीटिंग करके दिखाई। आप देखना भविष्य में सबसे मजबूत भिवानी के अंदर कोई संगठन होगा तो जननायक जनता पार्टी का होगा। आज अपनी आंखों से आपने देखा होगा, जो युवा की मीटिंग होती है वह हरियाणा के अंदर अगर कोई युवा की मीटिंग हुई तो भिवानी जिले में हुई। हमारी उम्र के वही व्यक्ति आए जो पदाधिकारी हैं या कोई ड्यूटी लगी हुई है, बाकी सारे युवा अब अंगड़ाई तो ले चुके हैं। देखो, और डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे तो हमारे जैसे में भी अंगड़ाई आ जाएगी। आज हमारा यही कहना है कि आज जो हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष और जिला के प्रधान को, जो युवाओं की जो संख्या कल शाम से हमने जो तैयारी की थी उसके बाद पहुंचे हैं, सबसे पहले तो मैं इनको विश्वास दिलाता हूं, एक बूथ और एक योद्धा का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे यहाँ तो ऐसा है कि एक बूथ और 2 योद्धा बनने के लिए भी तैयार है। इतनी ज्यादा उत्साह है। और एक ट्रेलर तो हमने नए संगठन का गठन होते ही आपको 14 तारीख को युवा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के जो नारे लगे सभी जनसभाओं में वो आपने देख लिया। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने अपनी छापेमारी जारी रखते हुए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में पहुंचकर रिकॉर्ड की जांच की। गौरतलब है कि यहां से लगातार मिल रही अनियमितताओं की शिकायत के चलते रजिस्टर काउंटर का रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया गया और रिकॉर्ड की जांच के बाद आगामी कार्यवाही की बात कही गई। इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएमओ ने बताया कि ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है और रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर जांचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि ओपीडी की पर्ची की फीस 5 रुपए होती है, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होती है, लेकिन कुछ माह बाद पेशेंट दोबारा आता है तो उसे दोबारा फीस ली जाती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल केस का मिलान किया जा रहा है और कब से ये घोटाला चल रहा है यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फ्लाइंग को कुछ दिनों से ये शिकायत मिल रही है कि जो ओपीडी की पर्ची है वो उसकी 5 रुपए फीस होती है, 1 साल के लिए वैलिड होती है। ये शिकायत मिल रही थी कि इस पे जब भी मरीज आता है उस साल के दौरान तो उससे 5 रुपए लिए जा रहे हैं। ये शिकायत क्या कर रहे हैं? अब हमने जांच कर ली और वो जो केस है उसका मिलान किया है, जांच कर रहे हैं, जांच जल्द ही जांच रिपोर्ट दे देंगे। किस प्रकार की? हाँ, ये सारा हम चेक करेंगे, जांच करके बताएंगे आपको कि भी कितने समय से ये कर रहे हैं। फिलहाल हमने रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है और जो केस था उसका मिलान कर रहे हैं। कुछ शिकायतें और भी आई हैं, जैसे कि 5 रुपए लिए जाते हैं, कुछ 1 डाल लिए जाते हैं। हम वो सारी जांच हम एक साथ करेंगे और जो भी दोषी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई हम डिपार्टमेंट के थ्रू करवाएंगे। जैसे आप उसमें अब जांच करने के बाद ही बताएंगे आपको। प्राइमा फेसिया मतलब अब नहीं कहा जा सकता, जांच के बाद ही बताया जाएगा आपको ना। ऐसे कितने पेशेंट होंगे, ऐसे कितने होंगे जो दोबारा आते होंगे दिन में? लगभग 50% पेशेंट दोबारा आते हैं लगभग। हम मान के चले कि 750। हाँ बिल्कुल, लगभग इतने हाँ दोबारा आते हैं वो ना, जिनसे दोबारा पैसे लिए तो सारी जांच करके हम आपको बताएंगे।
जल्दी। उनकी जेब में जाते, सरकार में नहीं जाते, वो गलत है, वो नहीं ले सकते। नुकसान किस किस को हो रहा है? नुकसान पब्लिक का ही, आम पब्लिक का नुकसान है। हम दोषी को छोड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल जांच करके दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई डिपार्टमेंट द्वारा दी जाएगी। पिछले दिनों स्थानीय कृष्णा कॉलोनी में महिला के गले से चेन स्नैचिंग के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में भिवानी के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अलग अलग टीम्स बनाकर खड़खड़ी पुल के निकट से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवानी की कृष्णा कॉलोनी में बीते दिनों मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने महिला के गले से चेन छीन ली थी। इसी के आधार पर पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने विभिन्न टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाशी और गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। उसी कड़ी में भिवानी पुलिस ने आज महिला के गले से चेन छीनने के मामले में एक आरोपी को खड़खड़ी पुल के निकट से गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान मनदीप गांव प्रेमनगर देवनगर निवासी के रूप में हुई है। हमारे पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें पीछे एक चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी। तो उस वारदात में कृष्णा कॉलोनी के अंदर ये वारदात हुई थी। एक महिला की चेन स्नैचिंग हुई थी। 2 युवक उसके अंदर दिखाई देते हैं मोटरसाइकिल पर। पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए इसके अंदर सभी तरह की जो वीडियो सामने आई थी उनको कब्जे में लिया था एवं उसके अंदर एक वीडियो में आरोपी के चेहरे भी स्पष्ट हो रहे थे और इस संबंध में सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया था पुलिस के द्वारा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमें इसकी डिटेल्स मिल सकें। उसी संबंध में हमारे पास एक गुप्तचर से सूचना मिली कि ये आरोपी जिनकी जो चेहरे जो बेनकाब हो गए थे, इन आरोपियों के बारे में हमारे को नाम इनका रिवील हुआ था। उसके बाद तुरंत हमारी टीमों के द्वारा रेड की गई थी। आज 12 बजे सफलता हासिल हुई है। हमें खड़खड़ी रोड पुल के पास भिवानी से इन्हें एक आरोपी को हमें गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मनदीप पुत्र धर्मवीर वासी प्रेमनगर हाल देवनगर भिवानी के रूप में हुई है, जो कि पूछताछ में सामने आया है कि ये भैंसों की डेयरी चलाता है। इसकी उम्र 30 साल है। जो इसने बताया कि ये है, इस तरह की वारदात करने के पीछे इसका उद्देश्य बेसिकली आर्थिक तंगी है एवं मौज मस्ती के लिए पैसों का को इकट्ठा करना है। इस वारदात में इसके साथ एक अन्य आरोपी भी शामिल था, जो तथाकथित रूप से जुवेनाइल है। उसके भी हमें ठिकानों की जो है पुष्टि हम उससे कर रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जब एक गाड़ी चालक ने जुई से बारड़ा रोड पर विक्की पर सवार एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में लगभग 33 से 34 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेज दिया गया। बताया जाता है कि मृतक विजय नाथ गांव जीतपुरा भारीवास 2-3 दिन से अपनी भांजी की यहां रह रहा था और किसी कार्य के लिए जुई गया हुआ था। वापस गांव लौटते वक्त उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं पुलिस जांचकर्ता ने बताया कि परिजनों के बयान पर मामला दर्ज किया गया है और गाड़ी चालक के खिलाफ जांच की जा रही है और जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। इसमें यह था, कल शाम को करीब 7-8 बजे एक एक्सीडेंट हो गया था जो जुई से बारड़ा रोड पर। कोई गाड़ी चालक है, गाड़ी चालक ने एक विक्की के ऊपर जा रहा था कोई व्यक्ति, उसको एक्सीडेंट कर दिया और उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। भिवानी जीएच में डेड बॉडी थी और उसके पास आकर के उसके पिताजी के बयान पर FIR दर्ज की गई गाड़ी चालक के खिलाफ और 174 की कार्रवाई की जा रही है। तो क्या नाम था मृतक? मृतक विजय नाथ है, उनके पिताजी है राजू नाथ, दिनोद का रहने वाला है। अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों को विकसित कर पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे, यह कहना था जिला परिषद के CEO मनोज दलाल का। उन्होंने कहा कि सरोवर योजना के तहत तालाबों को विकसित करने व उनके माध्यम से ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि करने के बारे में बैठक हुई, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। CEO जिला परिषद श्री मनोज दलाल ने बताया कि अमृत सरोवर योजना की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें अमृत सरोवर प्लस और अमृत सरोवर डबल प्लस शामिल है। अमृत सरोवर डबल प्लस योजना के तहत प्रदेश में करीब 110 तालाबों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला भिवानी में निर्धारित टारगेट से ऊपर जाकर काम करना है। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 ऐसे तालाबों का चयन किया जाएगा जहां पर पानी की उपलब्धता हर समय हो, ताकि मछली पालन में कोई दिक्कत न आए और इन तालाबों को पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सके। वहीं बैठक के दौरान श्री दलाल ने बताया कि अमृत सरोवर योजना के तहत नीकाढ़ा द्वारा टैंकों का निर्माण कर किसानों को ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई के लिए पानी मुहैया करवाया जाएगा। अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का पानी निकालना, गाद निकालना, तालाब को गहरा करना तथा कटाव को रोकने के लिए तटबंध निर्माण का कार्य शामिल है।
आज हमने एक मीटिंग करी है जिसमें हमने सभी विभागों के जो संबंधित विभाग थे, फिशरी विभाग थे, मेकाडा के उनको बुलाया गया था, एक्शन पंचायती राज थे, CMGG दोनों साथी थे। उसमें आज इस मीटिंग में ये 2 चीज़ें तय करी गई हैं कि जो अमृत सरोवर का जैसे आपने उद्देश्य पूछा तो यही है कि वो जोड़ हैं वो पानी से भरे रहें, साफ और स्वच्छ पानी से रहें और गांव की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करें, वो सिंचाई या पीने के पशुओं के पीने के लिए। तो उसमें 2-3 चीज़ें आज हमने डिस्कस करी हैं। पहले जो अमृत सरोवर बने हैं उनको अमृत प्लस में कन्वर्ट करना, और अमृत प्लस में कन्वर्ट करने का मतलब है वो कन्वर्जन हमने 25 तारीख तक करना, 25 सितंबर तक। और उसमें हमारे कुल मिलाकर के 21 तालाब हमारे जिम्मे आए हैं, जो पोंड अथॉरिटी के तालाब हैं वो, जिनमें हमने 4 तो चीज़ें हैं वो मैंडेटरी करनी है, जो प्लांटेशन है वो करना है, और जो वॉकवे है वो करना है, और सोलर लाइट्स हैं वो करनी है, बेंचेस हैं वो करनी है। ये 4 चीज़ें हमने करनी है। उसमें कुछ सजेस्टेड पॉइंट्स भी हैं 3 जिसमें वो करने हैं, लेकिन 25 सितंबर तक हमें ये 4 चीज़ें उनमें करनी है, उन पॉन्ड्स में जो पोंड अथॉरिटी द्वारा निर्मित हैं। जो मनरेगा के द्वारा निर्मित पॉन्ड हैं उनमें सरकार ने ये कहा कि पहले हम उनके एस्टिमेट बना लें, उनके एस्टिमेट तैयार कर लें हम। एस्टिमेट तैयार करने के बाद हम सरकार को भेज दें, तो सरकार उस पर भी बजट देने वाली है कि सरकार का ये उद्देश्य है कि हर गांव में पॉन्ड साफ़ सुथरे हों और ये 4 चीज़ें उसमें लागू हों, तो वो एक सुंदर पर्यटन के रूप में भी हों। तो पहले लेवल पे तो ये है। फिर सरकार ने फिर इस मीटिंग का हमारा दूसरा एजेंडा था कि हम वो सरोवर सेवा समूह बनाना चाह रहे हैं, जिसमें लोग गांव के 5-6 लोग शामिल हों, इसमें मिल करके हम वो सरकार की या प्रशासन की मदद कर सकें। सचिव जाएं वहाँ, ग्राम सचिव हों या और कोई अधिकारी वहाँ पहुँचे, तो वो उस काम को सरपंच के साथ मिल करके वो 4 से 5 जो लोग बनेंगे वो उस अमृत सरोवर के संबंधित सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। ये इसलिए बनाए गए हैं, ये भी हमारे टारगेट दिए गए हैं। और तीसरा है अमृत डबल प्लस। उसमें सरकार ये चाह रही है कि इसमें इनकम जनरेशन का कार्य हो, कि जहाँ फिशरीज़ के काम हों या और पर्यटन का कोई और ऐसी चीज़ जो की जा सकती है, तो फिशरीज़ के हमने आज एक्शन को बुलाया गया था वहाँ। तो जो DFO साहब जो थे वो हमें लिस्ट देकर गए हैं कि 25 से करीबन एक फिजिबल रिपोर्ट आई है कि ये वो जोड़ हैं जिनमें ये किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जिम्मा सरकार ने पूरे हरियाणा में 110 का लगाया है कि 110 में हम उसको अमृत डबल प्लस लेना चाह रहे हैं। हमारे ज़िले के हिस्से 5 के करीबन आए हैं। लेकिन जिस तरह से आज हमने मीटिंग में चर्चा की है उससे ये निकल कर आ रहा है कि लगभग 15 से 20 के करीबन हम अमृत डबल प्लस कर पाएंगे, जो हमारी डेडलाइन है उसके लिहाज। जूही नहर में मिताथल हेड पर एक व्यक्ति का शव होने की सूचना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकाला गया। गली सड़ी हालत में मिले शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेजा गया और शिनाख्त के लिए शव गृह में रखा गया। SHO रमेश चंद्र ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि मिताथल हेड पर नहर में एक व्यक्ति का शव है, जिसके बाद वे पहुंचे और शव बुरी तरह से गली सड़ी हालत में था, जिसे देखकर लगता है कि वह काफी दिनों से नहर में पड़ा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। कल इतला मिली थी हेड से, जो गुजरानी हेड है ना नहर का, वहाँ से इतला मिली थी एक डेड बॉडी आ रही है, उधर जाकर रुक रही है। उस आधार पर हम गए थे तो तगड़ाना के एरिया में डेड बॉडी मिली थी। उसकी उम्र करीब 40-45 साल दिख रही है, जिसने ग्रे कलर की टी शर्ट और काला कच्छा शरीर पर गली सड़ी हालत में है, वो मिली, जिसका शनाख्त के लिए सिविल हॉस्पिटल में उसको रखवाया गया 72 घंटे के लिए। मैं अपील करता हूँ अगर किसी के पास इस तरह की कोई सूचना गुमशुद की है तो वहाँ सिविल अस्पताल के डेड हाउस में डेड बॉडी रखी हुई है, वो शनाख्त कर सकता है, आके देख सकता है। जिसका हमने मैसेज भी ऑल हरियाणा के SP को कर दिया गया है हेड क्लर्क के माध्यम से, और इसको आपके माध्यम से भी हम अपील करते हैं इसकी शनाख्त करें। हमारे संग में बस इतना। एक लिंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।